गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम है अबरार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबरार एजुकेशन हब। हम आज ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन जो चैप्टर है 9th क्लास का, उसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पिछले 2 पार्ट में हमने ग्रेजुएशन चैप्टर के बहुत से टॉपिक को डिस्कस किया। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है हमारा प्रणोद या थ्रस्ट। प्रणोद या थ्रस्ट एक प्रकार का बल ही है, ठीक है। यानी जैसे बल में क्या होता है, तुम्हारा बल 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो क्षेत्रफल पर और एक उसकी दिशा पर, ठीक है। तो प्रणोद भी एक प्रकार का बल है, बस ये फर्क इतना है कि अगर जो बल लंबवत लगे किसी सरफेस के, ठीक है, या किसी पृष्ठ के, तो वो थ्रस्ट कहलाता है और या प्रणोद कहलाता है। और अगर लंबवत ना लगे तो वो सिंपली बल कहलाता है, ठीक है। दोनों हैं बली। अगर बल लंबवत लगे फर्श के या किसी पृष्ठ के तो वो प्रणोद या थ्रस्ट कहलाता है, और अगर लंबवत ना लगे तो वो सिर्फ बल कहलाता है, ठीक है। तो देखो कुछ समझाते हैं हम इसको आपको। जैसे ये मान लो कोई फर्श है, ठीक है, यहाँ से एक बल लगाया, एक यहाँ से एक बल लगाया, एक यहाँ से एक बल लगाया, ठीक है, तीनों बल लगाए हमने। इसकी दिशा देखो क्या है, ये इस फर्श की इस तरफ, इसकी इस तरफ, और कैसी भी लगा सकते हैं, यहाँ से ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ से ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल तिरछा होता हुआ। तो ये सब क्या होंगे, बल। लेकिन ये वाला बल जो क्या है, देखो इस सरफेस के बिल्कुल लंबवत है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक। तो जब कोई बल सरफेस के या पृष्ठ के लंबवत लगे तो उस बल को बोलते हैं प्रणोद या थ्रस्ट, ठीक। अब जो कहा वही लिख लेते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। सतह मतलब कोई पृष्ठ, ठीक। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो है तो बल ही, ठीक है, और बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। ये एक प्रकार का बल है, हमें बताया था बल है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जो बल का मात्रक होता है वही इसका मात्रक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दाब या प्रेशर। तो दाब या प्रेशर देखो होता क्या है, किसी क्षेत्रफल पर, ठीक है, जितना हम बल या प्रणोद लगाते हैं तो बल और किसका, प्रणोद का जो अनुपात होता है वो हमारा दाब कहलाता है। समझ में आया? देखो क्या लिखा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, ठीक है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद या बल को, प्रणोद वाला बल ही होता है, को दाब कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो दाब का फॉर्मूला क्या, अतः दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। हमने बताया था ना, दाब जो होता है वो प्रणोद और क्षेत्रफल या बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ठीक है। तो दाब बराबर कितना, प्रणोद बटे क्षेत्रफल या बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। दाब को पी लिखते हैं, प्रणोद या बल को एफ लिखते हैं, क्षेत्रफल को ए लिखते हैं। तो पी इक्वल टू कितना, एफ अपॉन ए, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब जब फॉर्मूला पता चल गया तो इससे हम क्या लगा सकते हैं, उसका मात्रा निकाल सकते हैं। जब भी फॉर्मूला पता हो तो उससे हम किसी भी वस्तु का या वो किसी भी मतलब क्वांटिटी का, ठीक है, हम मात्रा निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लगने वाले था तो हमने मात्रा नहीं लगाई, तो मात्रा लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो जब हमें ये पता है तो अब इसका मात्रा निकाल लेंगे। देखो स्टूडेंट, अब हमें फॉर्मूला पता है तो इसका मात्रा निकाल लेंगे फार्मूला का इस्तेमाल करके, अगर, ठीक है। तो देखो क्या है, दाब बराबर कितना, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का मात्रक क्या हो, दाब का निकालना है मात्रक, तो दाब का मात्रक है ना बराबर कितना, बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। अगर फॉर्मूला पता हो तो उसी से हम मात्रा निकालते हैं। दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब का मात्रा निकालेंगे तो इसका बल का मात्रा लिखेंगे, क्षेत्रफल का मात्रा लिखेंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तुमने देखा पढ़ा होगा क्षेत्रफल या एरिया का मात्रक कितना होता है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। साइंस में हम हमेशा मात्रक को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हिंदी में बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो न्यूटन को एन लिखते हैं, मीटर को एम लिखते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को, ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट है कौन सा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। इसी को पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है।
तो दाब का मात्रक क्या क्या हो सकता है, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल क्यों रखा, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने इसकी डिस्कवरी या इसकी खोज करी थी दाब की, इसलिए उनके नाम पर रखा गया। देखो मात्रक जो होता है हमेशा साइंटिस्टों के नाम पर होता है, जिसने जिस चीज की डिस्कवरी या खोज करी होती है उसी के नाम पर उसका मात्रक रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि बल की खोज न्यूटन ने करी तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, तो इसलिए लिख देंगे अब इसको। ऐसा पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब बेटा हम पढ़ते हैं प्रणोद तथा दाब के दैनिक जीवन में उपयोग, यानी हमारी जनरल लाइफ में जो रोज की जिंदगी है उसमें क्या क्या इनका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि तुमने देखा होगा जैसे कील है, कील को नुकीला बनाया जाता है। ठीक है, एक तरफ मोटी होती है, एक तरफ क्या होती है, पतली होती है। पतली, अब पूछेगा कोई पतली क्यों बनाई जाती है, उसका रीजन भी तो होना चाहिए कुछ। तो पतली इसलिए हो जाती है जिससे उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, कम हो जाए। और हम अगर दीवार पे ठोकें तो क्या हो, क्षेत्रफल जब कम होगा तो तुम्हारा क्या होगा, दाब अधिक लगेगा। देखो तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या था, P बराबर यानी दाब बराबर था F और अपॉन A। दाब बराबर कितना, बल बटे या प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, नीचे है, ये ऊपर है। यानी P जो है तुम्हारा किसके, क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती है। क्या है, व्यतक्रमानुपाती है ना, क्षेत्रफल का क्या है, व्यतक्रमानुपाती। इसका मतलब कि अगर A बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो कील का हमने बताया ना, कील की तरफ नोक इसलिए बनाई जाती है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, कम हो जाए। जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम अगर उसमें कि हथौड़े से ठोकते हैं तो क्या होता है, बल भी अधिक लगता है और दाब भी अधिक लगता है और आसानी से दीवार में धंस जाती है। ठीक, इसी तरीके से देखा होगा तुमने, अगर बालू की जो रेत का ढेर होता है उसमें अगर हम खड़े हो जाएं तो पैर धंस जाते हैं, लेट जाएं तो नहीं धंसते हैं। तो खड़े होते हैं हम तो हमारे पैरों में क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। अब क्षेत्रफल जब कम हो गया तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो दाब क्या होता है, बढ़ता है, तो हमारे पैर क्या होता है, उसके अंदर घुस जाते हैं। और हम जब लेट जाते हैं तो हमारा बॉडी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि लेटने में देखो पैर हमने रखा तो ऐसे रखा जाएगा, लेटेंगे तो क्या होगा, पूरा ऐसे, तो क्षेत्रफल देखो बढ़ गया ना, ये पूरे उसका देखो, इसका पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कम दाब। तो क्या होता है, हम फिर बालू में धंसते नहीं। ठीक है, इसी तरीके से तुमने देखा कोई भी धार वाली चीज है, चाकू हो गया, छुरी हो गया, या कोई भी नोक वाली चीज हो गई, उनमें या कैंची हो गई, ठीक है, इनमें सब में धार होती है। तो धार इसलिए होती है, बनाई जाती है कि वहाँ का क्या हो, क्षेत्रफल वहाँ का कम हो जाए। चाकू में देखा हो तुमने, जिस तरफ धार होती है वहाँ पतला होता है, तो वहाँ का क्षेत्रफल क्या हो जाए, कम हो जाए। जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो क्या होगा, जब हम कोई चीज काटेंगे तो उसमें दाब अधिक लगेगा और कोई चीज आसानी से कट जाएगी। जब भी ये कम होगा क्षेत्रफल तो ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये फिर दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर हमें क्षेत्रफल कम करना है तो दाब अधिक लगेगा, तो कोई भी चीज आसानी से कट जाती है या दीवार में धंस जाती है। और अगर ये बढ़ा देंगे तो फिर दाब क्या होगा, कम लगेगा हमारा। ठीक है, अब हमने जो बताया इसको कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या देखते हैं, जैसे क्या लिखा है, पहला उदाहरण वही चाकू, छुरी या कोई भी धार वाली वस्तुएं, हमने बताया ना, इसलिए धार वाली वस्तु में धार इसलिए लगाई जाती है जिससे कि धार वाली जगह का क्षेत्रफल कम हो जाए और अधिक मात्रा में प्रणोद तथा दाब लग सके, जिससे कोई भी वस्तु आसानी से कट जाए। चूंकि क्षेत्रफल घटने से दाब तथा प्रणोद दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बताया ना, क्षेत्रफल बढ़ने से इससे तो क्या होता है, तुम्हारा क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्षेत्रफल अगर कम होगा तो फिर ये दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा उसने, चूंकि क्षेत्रफल घटने से यानी कम होने से दाब तथा प्रणोद दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, चूंकि करके लिख लेना कि जो P होता है वो क्या होता है, तुम्हारा क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती होता है। जो P होता है क्षेत्रफल के क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा, जैसे कील को नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होने की वजह से, ठीक है, उस पर अधिक प्रणोद तथा दाब लग सके। ठीक है,
यानी और कील आसानी से दीवार में धंस जाए। ठीक, वही इसमें भी वही रीजन। ठीक है, क्या, चूंकि जो दाब या प्रेशर है वो क्षेत्रफल के व्यतक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक, इसी तरीके से और एक आध एग्जाम्पल देख लो, जैसे बसों या ट्रकों के टायर। ठीक है, ये बसें होती हैं और जो क्या होते हैं, ट्रक होते हैं, इनके टायर इसलिए चौड़े बनाए जाते हैं जिससे उनका क्षेत्रफल क्या हो, बढ़े। तुमने देखा होगा बसों के और ट्रकों के टायर चौड़े चौड़े होते हैं, जबकि जो गाड़ी होती है 4 व्हीलर या मोटरसाइकिल, इनके टायर पतले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो मोटरसाइकिल होती है या जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है, इनमें ज़्यादा लोड नहीं होता है, जब ज़्यादा वजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगर इनके टायर पतले होंगे तो ये क्या होगा, आसानी से फर्श पे चलते रहेंगे धरती पर, और ये धसेंगे नहीं। लेकिन ट्रक के टायर अगर या बसों के टायर क्या होता है, ट्रक में बहुत लोड होता है और बड़ी गाड़ी होती है, और जब लोड कर देते तो और ज़्यादा उसका भार बढ़ जाता है। तो अगर उसके टायर पतले होंगे तो क्या होगा, जब टायर पतले होंगे यानी उसका क्या होगा, तुम्हारा टायरों का क्षेत्रफल कम होगा कि नहीं होगा जी, ये कम होगा तो दाब क्या होगा, फिर बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारा ट्रक जो है वो फर्श में धंसने लगेगा। उसका यानी जहां भी थोड़ी सी गीली मिट्टी या कुछ समझ में आएगा तो क्या होगा, वो ट्रक जमीन में धंसने लगेगा। इसीलिए उनके ट्रक के बसों के टायर क्या होते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, जिससे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाए। और जब ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, और जमीन में कोई चीज नहीं धंसेगी। ठीक है, इसलिए बसों ट्रकों के टायर क्या होते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं गाड़ियों की अपेक्षा। और एक आध कोई एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, जैसे घोड़े के पैरों की अपेक्षा ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है। देखो कहा क्या उसने, कि जो हमारे जो घोड़ा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि घोड़े के पैर जो होते हैं वो कम चौड़े होते हैं और ऊंट के बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। तो उसका फायदा ये होता है जब ऊंट के जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, ठीक है, यानी उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है ना। और हमने बताया भी, क्या बताया, कि अगर ये क्षेत्रफल ये ज्यादा है तो दाब क्या होगा, कम लगेगा। तो ऊंट के पैरों में क्षेत्रफल ज्यादा होता है इसलिए दाब कम लगता है। तो रेगिस्तान में जब वो चलता है तो उसके पैर उसके बालू के अंदर या रेत के अंदर धंसते नहीं और वो आसानी से चल लेता है। जबकि घोड़े के क्या होते हैं, पैर पतले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब पैर पतले होंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, तो दाब क्या होगा, अधिक लगेगा, तो उसके पैर धंस जाते हैं। इसलिए रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा अच्छा वो माना जाता है चलने के लिए घोड़े के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे। और वो आसानी से मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में मतलब मरुस्थल यानी रेगिस्तान में चल लेता है। देखो लिखा है, घोड़े के पैरों की अपेक्षा ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, ये लिखा ना, जिससे ऊंट के पैरों के द्वारा धरती पर पड़ने तथा दाब कम लगे और उसके पैर मरुस्थल में नहीं धंसते हैं तथा वह मरुस्थल में आसानी से चल पाता है। ठीक, ओके।